हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन पेपर को। तो जो आपका कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे पास में जो क्वेश्चन पेपर है आ गया है। मेरे एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन पेपर है जिसको कि हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन पेपर का शायद जो कोड है वो 91 है और सभी क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन होंगे वो लगभग सेम ही होंगे। आगे पीछे क्वेश्चन होते हैं, देखिए क्वेश्चन लगभग सिमिलर ही होते हैं सब में। तो यहाँ पे जो है इसको डिस्कस करेंगे और आज की इस वीडियो में मैं जो है यहाँ पे सेक्शन ए को डिस्कस करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि पूरे क्वेश्चन पेपर को जल्दी से जल्दी डिस्कस कर लूँ, बट थोड़ा सा टाइम कम है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, थोड़ा तबीयत भी ऐसी चल रही है आजकल। तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी जो है पूरा का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके साथ में डिस्कस हो जाए। लेकिन फिलहाल के लिए जो है मैं यहाँ पे सेक्शन ए को डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें कि 18 क्वेश्चन हैं जो कि मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पे वीडियो को ध्यान से देखना जिससे कि जो है आपके डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए सेक्शन ए के फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है स्टेट ट्रू और फॉल्स, मतलब कि यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स बताना है। यहाँ पे देखिए नीचे एक स्टेटमेंट दे रखा है, इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो इस स्टेटमेंट में दे रखा है आइडेंटिफायर्स आर नेम्स यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल कॉमा फंक्शन इन द प्रोग्राम। भाई आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो ऐसे नेम्स होते हैं जो कि यूज होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए वेरिएबल को या फिर फंक्शन को प्रोग्राम में। तो देखिए ये चीज़ बिल्कुल सही है, मतलब कि स्टेटमेंट ट्रू है। आइडेंटिफायर की हेल्प से जो हम फंक्शन के नेम को या फिर जो वेरिएबल के नेम होते हैं और उनको आइडेंटिफाई कराते हैं। तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कीवर्ड इन पाइथन। तो देखिए जिन बच्चों ने जो है मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो करा होगा, जो सैंपल पेपर मैंने लगवाए थे, उन बच्चों ने जो है इस क्वेश्चन पेपर को बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया होगा और मुझे विश्वास है उन बच्चों के नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है इस क्वेश्चन पेपर में। मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर देखा, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देख के ही जो है मुझे इतनी खुशी हुई कि सारी की सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने प्लेलिस्ट में अपनी करा रखी हैं। उनमें भी जो है मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं जो कि इस क्वेश्चन पेपर में आए हैं। तो जिन बच्चों ने भी जो है प्रॉपरली मेरे चैनल को फॉलो किया होगा और मेरी वीडियोज़ को वॉच किया होगा तो उनको पता चल गया होगा कि कितना ईजी पेपर है ये और कितने आसानी से इसको किया जा सकता था। मतलब कि जो चीज़ें मैंने कराई हैं सारी की सारी चीज़ें वही आई हैं और इस टाइप के ही क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराए थे। तो सारी की सारी चीज़ें उसी टाइप की आई हुई हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है सेकंड वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे इनमें से वैलिड कीवर्ड कौन सा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फॉल्स वैलिड कीवर्ड नहीं है, क्योंकि फॉल्स का जो एफ होता है वो कैपिटल होता है, तो इसीलिए वैलिड नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन लोकल, तो ये भी आपका वैलिड नहीं है। नन भी वैलिड नहीं है, क्योंकि नन जो होता है उसका एन जो है कैपिटल होता है। और अगर हम बात करें रिटर्न की, तो रिटर्न जो है वैलिड कीवर्ड है। देखिए फंक्शन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि रिटर्न हम वैल्यू कराते हैं तो उस टाइम पे हम रिटर्न लिखते हैं। तो रिटर्न क्या है, एक कीवर्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रिटर्न। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है गिवन द फॉलोइंग टपल, मतलब कि यहाँ पे टपल दे रखा है इस तरीके से और बोला है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल रिजल्ट एन एरर, मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे एरर देगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए पहला वाला स्टेटमेंट एरर नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर टपल की जीरो इंडेक्स को प्रिंट कराया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड वाले की, तो इसका आंसर सेकंड वाला सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इंसर्ट मेथड को लगाया गया है और यहाँ पे लिखा गया है 2,3। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि टपल होता है वो कैसा होता है, इम्यूटेबल, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये बोल रहा है सेकंड इंडेक्स पे क्या कर दो, 3 वैल्यू कर दो। तो ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब कि हम वहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते, ये आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे देखिए क्या करा जा रहा है, टपल को स्लाइस करा जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इसके अलावा यहाँ पे जो है टपल की लेंथ को प्रिंट करा जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। बाकी कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो गलत है और मैंने आपको बता दिया क्यों गलत है, तो इसीलिए जो है 20 का आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें फोर्थ वाले की, तो फोर्थ वाले में देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इस एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ट्रू, फॉल्स, नन और नल। इसका आंसर जो है ट्रू होगा और ये जो है इस बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर करा है। तो यहाँ पे हम बात करें ट्रू किस तरीके से आएगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले बात करते हैं प्रायोरिटी की। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है। पहले हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर की, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 लेस देन 10, तो 5 लेस देन 10 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू। यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, समझ जाना आप लोग। इसके बाद हम बात करें इस वाले पार्ट की, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 12 ग्रेटर देन 7। तो ये हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 12 ग्रेटर है किससे, 7 से। इसका भी ट्रू आएगा। इसके बाद हम बात करें इस वाले पार्ट की, तो यहाँ लिखा हुआ है 7 ग्रेटर देन 4, तो ये भी जो है आपका ट्रू हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे भी ट्रू आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है तीनों जगह ट्रू आ गया। अब इसके बीच में देखिए क्या है, इस वाले ट्रू और इस वाले ट्रू के बीच में क्या है, एंड
और इसके बाद में देखिए यहाँ पे लगा हुआ है नॉट। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे नॉट की, क्योंकि एंड और नॉट तो ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर हैं जिसमें कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है नॉट की। तो यहाँ पे देखिए इस ट्रू पे जब नॉट इंप्लीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये ट्रू जो है कन्वर्ट हो जाएगा आपका फॉल्स में, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए जो नॉट ऑपरेटर होता है वो ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो यहाँ पे ट्रू है तो इसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। इसके बाद में आपके पास में बचा है ट्रू एंड ट्रू और फॉल्स, तो इस तरीके से बचा है। तो अब इसके बाद में इवैल्यूएट करेंगे एंड वाले को। तो एंड वाले की अगर हम बात करें तो ट्रू एंड ट्रू के बीच में ट्रू है, तो यहाँ पे जो है फाइनल आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि एंड के केस में अगर दोनों ट्रू होते हैं तो फाइनल आउटपुट आपका ट्रू आता है, तो ट्रू हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कि इस वाले पार्ट से यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे अगर हम बात करें तो ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स के बीच में और लगेगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा फाइनल आउटपुट ट्रू, क्योंकि जो और ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, ट्रू और फॉल्स में से एक भी अगर आपका ट्रू है तो ये फाइनल आउटपुट ट्रू ही देता है। तो फाइनल आउटपुट जो है वो क्या आएगा, आपका ट्रू आएगा। तो इस तरीके से जो है आपका ट्रू आंसर करेक्ट हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा लिखने में जो है यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग समझ जाइए कि यहाँ पे जो है किस तरीके से ट्रू आंसर आया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया है सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द कोड, मतलब कि यहाँ पे कोड दे रखा है और इसका करेक्ट आउटपुट आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखिए एस में क्या है, एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में क्या है, अमृत महोत्सव @ और यहाँ पे 75, ये पूरी एक स्ट्रिंग है। और इसके बाद में यहाँ पे क्या करा है, ए इक्वल एस डॉट पार्टीशन, और यहाँ पे पार्टीशन किससे करा है, स्पेस से। देखिए बीच में स्पेस है तो स्पेस से जो है पार्टीशन यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पार्टीशन बनने के बाद में ए के पास वैल्यू जाएगी, तो ए के पास में क्या वैल्यू जाएगी, पार्टीशन मेथड के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो आपने इसका आंसर गलत करा होगा। मैंने जो है ये पार्टीशन जो मेथड है ये आपको जो है स्ट्रिंग वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि पार्टीशन मेथड का काम क्या होता है। तो देखिए पार्टीशन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, जहाँ जहाँ से बोला गया है वहाँ से क्या करता है, पार्टीशन कर देता है। तो यहाँ पे देखिए अमृत, तो अमृत को क्या करेगा, ये पार्टीशन बना देगा एक, मतलब कि इतने पार्ट की स्ट्रिंग बना देगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्पेस आ गया तो इतना पार्ट एक स्ट्रिंग में आ जाएगा। इसके बाद में इस स्पेस का एक पार्टीशन बनाएगा, क्योंकि पार्टीशन मेथड क्या करता है, जिस चीज़ से आपने पार्टीशन करने के लिए बोला है उससे पहले का एक पार्टीशन बनाता है, जिससे बोला है करने के लिए उसका एक पार्टीशन बनाता है और उसके बाद वाले का एक पार्टीशन बनाता है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले पार्ट का पार्टीशन बन गया, इसके बाद में इस स्पेस का पार्टीशन बन गया और इसके बाद में इस स्पेस से जो बचा हुआ पार्ट था इसका एक पार्टीशन बन गया, मतलब कि 3 पार्ट में जो है ये स्ट्रिंग को डिवाइड करता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसलिए इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से पार्टीशन करा है, इसके बाद में जो स्पेस बोला था उसका पार्टीशन बनाया है और उसके बाद में जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है उसका पार्टीशन इसने बना दिया है। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो इस क्वेश्चन में एरर है, देखिए ऊपर कैपिटल ए दे रखा है और जब प्रिंट करा तो वहाँ पे स्मॉल ए दे रखा है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको सही करना पड़ेगा क्योंकि एरर वाला कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसीलिए सही आउटपुट आपको मान के यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से डी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड कीप्स द फाइल ऑफसेट पोजीशन एट द एंड ऑफ द फाइल। भाई मैंने आप लोगों को फाइल की पोजीशन पढ़ाई थी कि कौन से मोड में फाइल की क्या पोजीशन होती है। अगर आप लोगों ने फाइल हैंडलिंग वाला चैप्टर मेरा ध्यान से देखा होगा तो उसमें ये चीज़ पढ़ाई है मैंने कि किसी फाइल में जो ऑफसेट होता है, ऑफसेट का मतलब पॉइंटर से है कि यहाँ पे जो पॉइंटर होता है उसकी पोजीशन क्या होती है अलग अलग मोड्स में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है फाइल के एंड में जो है कौन से मोड में फाइल पॉइंटर की पोजीशन होती है। देखिए ऑफसेट का मतलब फाइल पॉइंटर से ही है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए मोड में होती है। ए का मतलब क्या होता है, अपेंड करने के लिए यूज होता है। जब फाइल में आपको कुछ अपेंड करना होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, ए मोड में फाइल को ओपन करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या रहता है, जो कर्सर होता है वो फाइल के एंड में रहता है, जिससे कि जो न्यू कंटेंट होता है वो फाइल के एंड से ही ऐड होना स्टार्ट होता है। जो कंटेंट फाइल में पहले से पड़ा हुआ होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, उसके बाद से जो है कंटेंट ऐड होने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या होती है, लास्ट में होती है, मतलब कि एंड में होती है फाइल के। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मतलब कि डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए मोड में जब फाइल को ओपन करते हैं तो हमारे फाइल पॉइंटर की पोजीशन कहाँ होती है, एंड में होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें बोला है डैश फंक्शन इज यूज टू अरेंज द एलिमेंट ऑफ लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। भाई कौन सा यहाँ पे फंक्शन है जो कि आपके लिस्ट के एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए यूज होता है। मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा फंक्शन जो है एलिमेंट को लगाता है, अरेंज करता है। तो वो सिंपल सा आंसर है, शॉर्टिंग की बात हो रही है तो इसका आंसर ए हो जाएगा, शॉर्ट। यहाँ पे शॉर्ट फंक्शन जो होता है वो एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए यूज होता है। ये चीज़ भी मैंने आपको लिस्ट वाले चैप्टर में पढ़ा रखी है, ये फंक्शन भी पढ़ा रखा है। यहाँ पे देखिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है इस क्वेश्चन पेपर में, अगर आप लोगों ने प्ले लिस्ट को फॉलो किया होगा तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे जो कि उससे बाहर आया हो। हर चीज़ यहाँ पे आप
आपकी कवर कराई हुई थी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में। तो चलिए यहाँ पर आप ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आगे डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर विल रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स। तो देखिए पहला ऑप्शन है प्लस इक्वल की बात करें या इक्वल की बात करें, इसके अलावा स्टार इक्वल की बात करें, ये सारे के सारे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होते हैं। और असाइनमेंट ऑपरेटर जो है स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ही जो है मैंने आपको बता रखे हैं कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। तो ये तीनों असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। ये कैसा ऑपरेटर है? ये रिलेशनल ऑपरेटर है, कह सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो यही जो ऑपरेटर है वो आपको ट्रू फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करेगा। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड गिव एन एरर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड। भाई कौन सा यहाँ पे जो है स्टेटमेंट आपको एरर देगा। एरर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये डिक्शनरी है और इसके अंदर देखिए इस तरीके से की वैल्यू पेयर दे रखी है यहाँ पे। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे प्रिंट कराई जा रही है वैल्यू। तो यहाँ पे जो है प्रिंट कराने के लिए क्या करा है, देखिए यहाँ पे डिक्शनरी का नाम लिखा है, उसके बाद में 95 लिखा है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए 95 क्या है, वैल्यू। तो डिक्शनरी को जो हम कभी इस तरीके से एक्सेस नहीं करते हैं। अगर हमें जो है वैल्यू यहाँ पे एक्सेस करनी होगी तो हम की हेल्प से करेंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे देखिए वैल्यू ही डाल दी है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसके अलावा इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए मुर्गन है और यहाँ पे बोला है इक्वल 99, मतलब कि इस मुर्गन की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 99 हो जाएगी। उसकी वैल्यू चेंज की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए पॉप मेथड लगा हुआ है, मतलब कि एक वैल्यू पॉप हो जाएगी यहाँ पे। और इस वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डिक्शनरी है उसको प्रिंट किया जा रहा है। तो बाकी सारी स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पे जो स्टेटमेंट गलत है वो सेकंड वाला गलत है, मतलब कि इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है फिल इन द ब्लैंक डैश इज द नंबर ऑफ टपल इन अ रिलेशन, मतलब कि नंबर ऑफ टपल को क्या बोलते हैं रिलेशन के। तो इसका आंसर हो जाएगा डी कार्डिनलिटी। ये चीज़ मैं आपको इतनी बार पढ़ा चुका हूँ, डिग्री और कार्डिनलिटी इतनी बार पढ़ा चुका हूँ कि मुझे लग रहा है सैम्पल पेपर में ही मैंने कई बार करा दिया होगा। और इसके अलावा जो डेटाबेस वाला चैप्टर था वहाँ पे भी ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो सभी बच्चों को पता होगा कि नंबर ऑफ टपल जो होते हैं किसी भी टेबल के उनको बोला जाता है कार्डिनलिटी। और डिग्री की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं उनको डिग्री बोला जाता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टपल की बात कर रहा है। टपल मतलब रो की बात कर रहा है कि नंबर ऑफ रोज किसी भी टेबल के जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी उनको बोला जाता है। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो यहाँ पे बोला है द सिंटैक्स ऑफ सीक इज, मतलब कि सीक मेथड होता है तो उसका सिंटैक्स इस तरीके से यहाँ पे होता है। देखिए फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक, फिर ऑफसेट और इसके बाद में रेफरेंस पॉइंट। और इसके बाद में इन्होंने पूछा है व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट की डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है 0 होती है। और ये चीज़ भी मैं जो है आपको सैम्पल पेपर में बता चुका हूँ। मैंने जो सैम्पल पेपर आप लोगों को कराए हैं या फिर जो है किसी प्रैक्टिस सेट में जो है मैंने ये चीज़ कराई है। आई थिंक मुझे लग रहा है जो MCQ वाला वीडियो डाला था उसमें भी ये चीज़ कराई थी और किसी प्रैक्टिस सेट में भी कराई थी। और इसके अलावा मुझे याद आ रहा है कि फाइल हैंडलिंग वाले चैप्टर में भी मैंने शायद ये चीज़ कराई थी। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो क्या होती है, 0 होती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक डैश क्लॉज इज यूज विद सिलेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड कॉलम। भाई कौन सा यहाँ पे अगर हम बात करें क्लॉज जो है वो सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में डेटा को शॉर्टेड फॉर्म में डिस्प्ले कराने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वेयर इसका आंसर होगा नहीं, हैविंग भी नहीं होगा। इसके अलावा जो है डिस्टिंक्ट भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑर्डर बाय क्लॉज जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें पूछा गया है डैश इज यूज टू पॉइंट कम्युनिकेशन और यूनिकास्ट कम्युनिकेशन सच एज रडार एंड सैटेलाइट। मतलब कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन या फिर यूनिकास्ट कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज़ यूज होती है, जैसे कि रडार हो गया, सैटेलाइट हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोवेव। इसका करेक्ट आंसर जो है सी वाला हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोवेव जो है वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, जैसे कि सैटेलाइट हो गया या फिर रडार हो गया यहाँ पे। तो ये चीज़ भी आप लोगों को पता होगी अगर आप लोगों ने नेटवर्किंग वाला चैप्टर देख रखा होगा। तो वहाँ पे जो है मैंने ये सारी टेक्नोलॉजी आप लोगों को पढ़ा रखी है। इंफ्रारेड वेव्स भी पढ़ाई है, ब्लूटूथ भी पढ़ाया है, रेडियो वेव्स भी पढ़ाया है और माइक्रोवेव भी पढ़ाया है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है आपसे कि जब इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। इसको अगर आप पाइथन में प्रिंट कराते हैं तो आउटपुट क्या आएगा। तो इसका आंसर जो है बी वाला हो जाएगा 8.0। और ये कैसे आएगा इसको भी इवेल्युएट कर लेते हैं। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए भी आपको क्या पता होना चाहिए, ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस के बारे में पता होना चाहिए कि ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी क्या होती हैं, कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा। जैसे कि बोर्ड मास में करते हैं वैसे ही चीज़ यहाँ पे होनी थी। तो प्रायोरिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन,
डिवीजन और यहाँ पे जो मॉडुलस का साइन है इनकी सेम प्रायोरिटी होती है, तो इनको लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट करेंगे। तो यहाँ पे 3 × 5 का मतलब हो गया 15, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 15। यहाँ पे देखिए मैं 15 लिख दे रहा हूँ। इसके बाद में 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5, मतलब कि यहाँ पे 5 आ चुका है। इसके बाद में यहाँ पे माइनस आ रहा है और उसके बाद में लिखा हुआ है 5 मॉडुलस 2। तो 5 मॉडुलस 2 का मतलब क्या हुआ, तो 5 मॉडुलस 2 का मतलब हुआ कि 2 से जब 5 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो रिमाइंडर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर 1, मतलब कि यहाँ पे 1 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए अभी आपका बचा हुआ है 4 और इसके बाद में लिखा हुआ है इस तरीके से प्लस। इसके बाद में 4 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 के बाद में माइनस करेंगे इसमें से 1, तो कितना आ जाएगा 8। और ये 8 जो है 8.0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब यहाँ पर डिवीजन हुआ है तो 5.0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन वाला ऑपरेटर क्या करता है, पॉइंट में आउटपुट आपको देता है। तो इसीलिए यहाँ पे 5.0 है, तो 5.0 में जो है 4 प्लस हुआ तो 9.0 हो गया, और 9.0 से 1 माइनस हुआ तो 8.0 यहाँ पे बच गया। तो इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इजी एक्सप्रेशन दिया है इवैल्यूएट करने के लिए। नॉर्मली इतना इजी एक्सप्रेशन बोर्ड एग्जाम में आता नहीं है, इस बार बहुत ज़्यादा इजी एक्सप्रेशन इन्होंने दिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है विच फंक्शन रिटर्न सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट, मतलब कि लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनका सम कौन सा फंक्शन रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखिए एक है काउंट, तो ये आंसर होगा नहीं। इसके अलावा टोटल है, तो टोटल के नाम से कोई फंक्शन होता नहीं है। ऐड के नाम से कोई फंक्शन नहीं होता है, लेकिन सम के नाम से होता है, तो बी आंसर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है फैच ऑल मेथड फैचेस ऑल द रोज इन अ रिजल्ट सेट एंड रिटर्न्स आ, मतलब कि क्या रिटर्न करता है। जो फैच ऑल मेथड है वो सारे के सारे रोज को फैच कर लेता है और उसके बाद में रिटर्न क्या करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो ये रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ टपल्स, मतलब कि टपल्स की एक लिस्ट बनाकर रिटर्न करता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लिस्ट ऑफ टपल्स बी। अगर पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी वाला चैप्टर आपने देखा होगा तो वहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको बताई है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 की। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि क्वेश्चन नंबर 17 और 18 जो है वो आपके असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आएंगे। ये चीज़ जो है मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। सैम्पल पेपर भी जो है मैंने आपको इसी तरीके से कराए हैं और मैं आपको बताता गया हूँ कि इसी टाइप से जो है आपको क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए उसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे एक असर्शन दे रखा है और रीजनिंग दे रखी है। तो यहाँ पे 4 जो है स्टेटमेंट दे रखे हैं कि यहाँ पे अगर असर्शन और रीजनिंग दोनों ही सही है तो आपको बताना है कि दोनों ट्रू हैं, और अगर जो रीजनिंग है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है किसकी, असर्शन की, तो आपको यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट करना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है और जो रीजनिंग है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। बात करें बी वाले की, तो बी में बोला है कि दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं लेकिन जो रीजनिंग है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। इसके अलावा सी में बोला है कि जो असर्शन है वो सही है लेकिन जो रीजनिंग है वो फॉल्स है। और डी में बोला है कि असर्शन आपका गलत है लेकिन रीजनिंग आपकी सही है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में असर्शन क्या दे रखा है। असर्शन की अगर हम बात करें तो बोला है टू यूज अ फंक्शन फ्रॉम अ पर्टिकुलर मॉड्यूल वी नीड टू इम्पोर्ट द मॉड्यूल, मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को किसी भी मॉड्यूल के यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। तो देखिए जो असर्शन है बिल्कुल सही है, मतलब कि यही चीज़ हमें करनी होती है, ये बात बिल्कुल सही है। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी रिटर्न एनीवेयर इन द प्रोग्राम बिफोर यूजिंग अ फंक्शन फ्रॉम दैट मॉड्यूल, मतलब कि किसी भी मॉड्यूल से अगर आपको कोई फंक्शन यूज़ करना है तो इंपोर्ट स्टेटमेंट आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये जस्टिफाई कर रहा है किसको, असर्शन को, मतलब कि इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं और रीजनिंग जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है किसकी, ए की। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें असर्शन में बोला है अ स्टैक इज अ लीफो स्ट्रक्चर, मतलब कि स्टैक जो है वो लीफो स्ट्रक्चर पे वर्क करता है। तो ये चीज़ आपको पता ही होगी, ये बात बिल्कुल सही है, लीफो स्ट्रक्चर पे ही आपका वर्क करता है। लीफो की फुल फॉर्म होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो कि मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में कई बार बता ही चुका हूँ, मतलब कि जो स्टैक वाला चैप्टर था उसमें कई बार ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा रीजनिंग की अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है एनी न्यू एलिमेंट पुश इनटू द स्टैक ऑलवेज गेट्स पोजीशन एट द इंडेक्स आफ्टर द लास्ट एग्जिस्टिंग एलिमेंट इन द स्टैक। तो रीजनिंग में बोल रहा है कि जब भी आप स्टैक में न्यू एलिमेंट ऐड करते हैं तो जो न्यू एलिमेंट होता है वो कौन से इंडेक्स पे जाता है, जो लास्ट एलिमेंट होता है उसके नेक्स्ट इंडेक्स पे जाता है, मतलब कि लास्ट इंडेक्स के बाद का जो इंडेक्स होता है उस पे ये जो है आपका जाता है। तो देखिए ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है,
इसका आंसर अगर हम बात करें तो ए भी करेक्ट हो सकता है, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो एक तरीके से दोनों स्टेटमेंट सही भी है। देखो लिफो स्ट्रक्चर वाली तो बात बताई थी मैंने आपको कि वो आपका लिफो स्ट्रक्चर फॉलो करता है स्टैक, लेकिन सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो सेकंड वाले में अगर हम देखें तो देखिए जो लास्ट एलिमेंट होता है उसके बाद ही जो है दूसरा एलिमेंट आता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक स्टैक बनाऊँ इस तरीके से, और यहाँ पे जो है मैं पहले पुश करूँ 10, तो यहाँ पे देखिए 10 आ गया, ठीक है। इसके बाद में जो है मैं 20 पुश करूँ तो यहाँ पे 20 आ गया इस तरीके से। इसके बाद में मान लीजिए 30 करता हूँ तो इसके बाद में यहाँ पे 30 आ जाएगा। और इसको जो है मान लीजिए मैं लिस्ट में रिप्रेजेंट करूँ, लिस्ट में रिप्रेजेंट करूँ तो देखिए क्या हो रहा है, पहले आया यहाँ पे 10 इस तरीके से, फिर इसके बाद में आया यहाँ पे 20 इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट एग्जिस्टिंग इंडेक्स है उसके नेक्स्ट इंडेक्स पे ही जो है न्यू एलिमेंट ऐड हो रहा है। इसके बाद में मान लीजिए 30 करा तो यहाँ पे देखिए लास्ट एलिमेंट क्या था 20, इसके बाद ही देखिए जो है नेक्स्ट इंडेक्स पे जो है ये ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से अगर इसको समझें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बैठ रहा है, मतलब कि इसका आंसर जो है वो आपका ए वाला सही हो सकता है। लेकिन इसको अगर हम इस वाले क्राइटेरिया के बेस पे लें तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो इस केस में जो है आपका इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा कि असर्शन आपका सही है और रीजनिंग यहाँ पे फॉल्स है। तो ये दोनों ही केसेस यहाँ पे हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि सीबीएसई कौन से वाले को कंसीडर करती है या किस वाले को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन दिया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग लगा तो मैंने ये चीज़ आपको बता दी है। यहाँ पे इसका आंसर ए भी हो सकता है या फिर सी हो सकता है, दोनों में से कोई भी आंसर आपका हो सकता है। तो इस तरीके से जो है हमने इस सेक्शन ए को डिस्कस कर लिया है। मुझे लग रहा है आप लोगों को सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब जो इसके बाद में मैं सेक्शन बी को भी डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम हो रही है और तबीयत भी थोड़ी ऐसी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को जल्दी बना दूँ, और मैं कोशिश ये करूँगा कि आप लोगों के लिए अलग से टाइप करके उसका आंसर भी वहाँ पर टाइप करके दिखा दूँ, जिससे कि जो है आपको क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से मिल पाए। बट मैं कोशिश करूँगा कि इसको जो है प्रॉपर तरीके से बना लूँ। अगर प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाया तो इसी तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।